So, hi everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech undergraduate student at IIT Kanpur and I am from Kanpur only. So, today we are going to solve the miscellaneous exercise from chapter 1 of NCERT, Relations and Functions from Maths. So, Relations and Functions is basically a chapter जिसमें अपन लोग पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, वन वन मैपिंग क्या होती है, सब्जेक्टिव मैपिंग क्या होती है। मतलब हम बेसिकली पढ़ते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब फंक्शन हम कब किस चीज को फंक्शन बोलते हैं, कब हम किस चीज को फंक्शन नहीं बोलते हैं। और मतलब बेसिकली ये मैथ्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आप आगे वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्योंकि दिस चैप्टर डिफाइंस द मतलब इट बेसिकली स्टार्ट्स द मैथमेटिक्स। यहाँ से आपको कैलकुलस का बेसिक समझ में आता है। मतलब जो फंक्शंस होता है वो मैथ्स की एक अलग ब्रांच होती है, कैलकुलस उसके अंदर आता है। तो ये उसका बेसिक है। तो अपन अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला हुआ है? अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है जो आर जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, लेकिन मतलब उसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर्स का है, लेकिन जो उसका रेंज है वो भी आर का है, लेकिन वो आर से -1 से 1 के बीच में। मतलब एक्स इज बिलोंगिंग फ्रॉम -1 to 1 और -1 to 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सब इसकी रेंज में आ रहे हैं। तो अपने को दिखाना है कि अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल। तो बेसिकली अपने को इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू दिखाना है। तो अपन वन वन कैसे दिखाते हैं? वन वन दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन एक ही फंक्शन को दो बार सॉल्व करते हैं। मतलब अपन सॉल्व करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख के, जहां पर अपन एक बार वेरिएबल लेंगे एक्स, एक बार वेरिएबल लेंगे वाई। अगर अपन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपना एक्स और वाई बराबर आना चाहिए। क्योंकि अगर अपना एफ एक्स और एफ वाई बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन अगर एक्स और वाई बराबर नहीं हुआ तो फिर मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं हुआ। वन वन का बेसिकली मतलब क्या होता है? वन वन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक एक्स के लिए एक ही एफ एक्स होगा, एक वाई के लिए एक ही एफ वाई होगा। अगर एक्स और वाई से सेम एफ एक्स आ रहा है, एक्स और वाई से सेम एफ एक्स या सेम एफ वाई आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई को सेम होना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो अलग अलग वैल्यूज के लिए अपने को सेम रेंज मिल रही है, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं है। तो अपने को अगर फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो अपन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और फिर सॉल्व करके दिखाएंगे कि एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। तो अगर एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो मतलब फंक्शन वन वन है, मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। तो अपन वही करते हैं। अपन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं एक्स अपॉन वन प्लस वन प्लस मॉड एक्स। ठीक है, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस मॉड वाई। ठीक है, तो अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसमें अपने को मॉड खोलना है। अपने को मॉड की प्रॉपर्टीज पता है कि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स होगा। सेम गोस विथ वाई। तो हम एक बार क्या करते हैं, अपन लेते हैं सबसे पहले व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ठीक है, तो अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, तो ये कैसे खुलेगा? ये खुलेगा एक्स डिवाइड बाय, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स वन प्लस एक्स ही हो जाएगा। वन प्लस एक्स इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। माइनस वाई क्योंकि अपन ने वाई को नेगेटिव लिया है, वाई को नेगेटिव लेंगे तो मॉड वाई माइनस वाई मिलेगा। तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स टाइम्स वन माइनस वाई, मतलब ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स वन प्लस एक्स, मतलब वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिर अपने यहाँ सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास आ जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा टू एक्स वाई इज इक्वल टू, अपन एक्स वाई को जो लेगा है, टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं यहाँ से अपने अगर इसको थोड़ा एक्सप्लॉइट करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि अपना y पॉजिटिव है, y नेगेटिव और x पॉजिटिव है, तो x माइनस वाई हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और
x मल्टीप्लाइड बाय y हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y नेगेटिव हो जाएगा, और अपना y नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस y हो जाएगा पॉजिटिव, और x पॉजिटिव है तो x माइनस y पॉजिटिव है, मतलब x सिंस x माइनस y इज पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज नेगेटिव। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि वाई नेगेटिव है तो एक्स माइनस वाई पॉजिटिव हो गया, और वाई नेगेटिव है तो एक्स वाई नेगेटिव हो गया। मतलब एक चीज, एक तरफ नेगेटिव चीज लिखी हुई है और एक तरफ पॉजिटिव चीज लिखी हुई है, क्योंकि एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो टू एक्स वाई भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो एक तरफ लिखा हुआ है नेगेटिव क्वांटिटी और एक तरफ लिखी हुई है पॉजिटिव क्वांटिटी, और अपन दोनों को बराबर बराबर कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से बराबर कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव तो कभी बराबर हो नहीं सकता। हेंस दिस केस शुड बी इग्नोर्ड। हेंस दिस केस विल बी इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव क्वांटिटी तो बराबर हो नहीं सकती, वो तो एक ही केस में बराबर हो सकती है, तो दोनों तरफ जीरो और दोनों तरफ जीरो तो है नहीं, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो, ऐसा हो नहीं सकता। सेम गोस विद अपोजिट, मतलब वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव वो भी नहीं हो सकता, वो भी मैं लिखता हूँ। सेम गोस विद वाई वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद अपन दूसरा वाला केस लेंगे। कौन सा? जब दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो व्हेन बोथ आर, पहले नेगेटिव वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे खुलेगा अपना? तो फिर ये खुलेगा x डिवाइड बाय 1 - x इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 1 - y। ठीक है, मतलब दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, तो अपन जब इसको सब करेंगे तो क्या आ जाएगा? x - xy इज इक्वल टू y - xy। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, तो अपने को चाहिए था, मतलब अपन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कर रहे हैं, तो अपने पास एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, मतलब ये 1 1 है जब दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब वैसे ही अपन दोनों पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय 1 + x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 1 + y। ठीक है, तो अपने यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास आ जाएगा x + xy इज इक्वल टू y + xy। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएगा? वही चीज आ जाएगी, x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अपन को वही चीज चाहिए थी, अपन ने x इक्वल टू एफ वाई किया वापस, तो अपने पास वापस x इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वो वाला केस अपन ने इग्नोर कर दिया, और जब अपन ने बाकी दोनों केसेस सॉल्व किया, जब दोनों नेगेटिव लिए दोनों पॉजिटिव लिए, तब अपने पास एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखने पे एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। तो मैं यहाँ लिख दूं, हेंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो इतना मैंने प्रूफ कर दिया। अपने को क्या प्रूफ करना है? कि अपना फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो अपन ने 1 1 तक प्रूफ कर दिया था, अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू भी है, तो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मतलब बेसिकली होता है रेंज और कोडोमेन बराबर है। पहले बोल देता हूँ, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो रेंज है वो आपके कोडोमेन के बराबर है। ये बेसिक मतलब होता है ऑन टू फंक्शन का। अब रेंज और कोडोमेन क्या होती है? रेंज होती है कि आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, मतलब अपने को दिया हुआ है आर टू एक्स बिलोंगिंग टू आर -1 to 1, तो ये जो अपने को दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये चीज होगी अपनी रेंज, और मतलब ये चीज अपनी रेंज है। और कोड में मतलब जब अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो अपन एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, तो अपने पास वाई की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, तो अगर ये दोनों चीज बराबर होंगी तभी आपका फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, वरना आपका फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। मतलब अगर आपको मान लो दिया हुआ है कि आपका फंक्शन रियल से रियल जा रहा है, लेकिन आपको जो एक्स की वैल्यूज आप जब डाल रहे हो तो आपकी जो फाइनल वाई की वैल्यूज आ रही हैं, वो मान लो कि किसी रेंज में आ रही है, मतलब मान लो कि वो 0 से 10 के बीच में आ रही है, लेकिन आपको रेंज दी हुई है पूरी रियल नंबर्स की, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ 0 से 10 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन रेंज का एक सबसेट हो जाएगा आप उस केस में। तो जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक आपका फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो आपको अगर आपका फंक्शन ऑन टू करना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
अपने को दिखाना है कि अपना फंक्शन एफ एक्स ऑन टू है, तो अपन इसको कैसे दिखाएंगे? अपने को दिखाना है कि अपना एफ एक्स फंक्शन ऑन टू है। इसको अपने को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन अपने को ये दिया हुआ है ना कि आपका फंक्शन -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपन x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट से लेट अस टेक x इक्वल टू y डिवाइड बाय 1 + y। और मुझे ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं x को ऐसा लूँ, मतलब मेरे दिमाग में ये आता है, अगर मैं सोचता आपकी जगह होता तो मेरे दिमाग में ये आता कि मैं x को ऐसा लूँ, ऐसा मैं कैसे सोचूं। तो ये मैंने कहाँ सोचा, ये मैंने क्वेश्चन से सोचा। अपने को क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई, और अपने को डोमेन दी हुई, रेंज दी हुई थी, रेंज ऑफ को डोमेन। तो अपने को ये दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं यही फंक्शन क्यों ना उठा लूँ। अब मैं अगर एक्स को ये लेकर सॉल्व करता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशन के डालता हूँ, मैं यहाँ पे वाई पे कंडीशन डालता हूँ, जो मेरा वाई है वो जा रहा है -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर मेरा वाई जा रहा है -1 से लेके 1 के बीच में, तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो मेरा एक्स जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 1 माइनस करने तो 0 आ जाएगा, मतलब नीचे तो आ जाएगा, मतलब ये चीज जा रही है इन्फिनिटी तक। और जब मैं नीचे 1 डालूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब ये चीज जा रही है हाफ से लेके इन्फिनिटी तक। हाफ से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका मतलब, और जो मेरी डोमेन है वो है रियल नंबर्स की। तो हाफ से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है सारे डोमेन में आ रहे हैं, तो मैं एक्स को ये चीज ले सकता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक बार ले लूंगा एक्स को y/1 - y। उस केस में क्या होगा, जब मैं 1 - y लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 1, उस केस में भी 0 हो जाएगा। उस केस में भी 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा y/1 - y लिया है मैंने, और मैंने y को ऐसे माना नेगेटिव। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा मेरा जो ये y/1 - y है वो जा रहा होगा माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेके हाफ तक। तो मैं एक्चुअली ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी रेंज कवर, मैं पूरी डोमेन कवर कर ले रहा हूँ। जब मैं y को ले रहा हूँ -1 से 1 के बीच में, और जब मैं x को ले रहा हूँ y/1 + y, और एक केस में मैं लूंगा x को y/1 - y। दोनों केस में क्या हो रहा है, मैं पूरी डोमेन कवर कर ले रहा हूँ। तो पूरी डोमेन में कवर कर रहा हूँ, पूरी डोमेन कवर करके मैं अपना रेंज निकाल रहा हूँ, मैं अपना को डोमेन निकाल रहा हूँ। तो अगर मेरी को डोमेन जो मेरे को क्वेश्चन में रेंज दी हुई है उसके बराबर आ जाती है, तो उसका मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू है, मतलब मेरा, वरना मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मैं x को y/1 + y लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एफ एक्स निकालता हूँ। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा y/1 + y/1 प्लस इसका मॉड, मतलब y डिवाइड बाय 1 + y होल डिवाइड बाय, मतलब इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा कम से दिखे। होल डिवाइडेड बाय 1 + मॉड ऑफ y डिवाइड बाय 1 + y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स हो जाएगा x/1 + मॉड x, और x की जगह मैंने ये चीज डाल दी। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। अपने अपन ने क्या लिया, अपने y को लिया है -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर y को लेता हूँ, मतलब एक बार मुझको ये लेना है, एक बार मुझे नेगेटिव लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मॉड को अपने को खोलना पड़ेगा। तो मॉड को खोलने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं y को नेगेटिव लेता हूँ। एंटर फर्स्ट टेकिंग y टू बी नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं y को नेगेटिव लेता हूँ तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, मेरा एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू y/1 + y। मतलब एक चीज में कॉपी करता हूँ, फिर मॉड को खोल दूंगा। ठीक है, मॉड को खोल दूंगा। मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा ना, क्योंकि मेरा y नेगेटिव है। तो मेरा मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, तो मैं मॉड हटा के नेगेटिव लगा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया? मैंने मॉड को बस खोल दिया नेगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि मेरा y/1 + y का मॉड जो है, क्योंकि मेरा y नेगेटिव है, तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी पूरी, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी तो 0 से लेकर पॉजिटिव में जाए, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। तो मैं इसको नेगेटिव के साथ खोलूंगा, तो मैंने नीचे वाली चीज को नेगेटिव के साथ खोल दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दिस थिंग इज इक्वल टू y/1 + y डिवाइडेड बाई, मतलब ये चीज वापस डिवाइडेड बाई 1 - y/1 + y। तो ये हो जाएगा 1 + y -y/1 + y, मतलब ये हो जाएगा 1/1 + y। 1/1 + y। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको सॉल्व किया है। तो 1 + y और 1 + y कट जाएगा, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। यही तो अपने को चाहिए था। ठीक है,
अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कि अपनी जो रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। तो जो अपनी रेंज और कोडोमेन बराबर आ रही है, क्यों? क्योंकि अपना आंसर आ रहा है x इक्वल टू वाई में, और वाई में आ जा रहा है -1 से 1 के बीच में, और अपनी जो रेंज दी हुई थी वो भी -1 से 1 के बीच में जा रही है। तो अपने को ये चाहिए था, ये चीज आ गई। ये चीज कब आई? जब अपन ने वाई को नेगेटिव लेके सॉल्व किया। अब अपने को क्या करना है, अपने को वाई को पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है, तब भी अपने को यही चीज चाहिए। तो अब मैं इसको वाई को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ आई एम टेकिंग वाई को पॉजिटिव, और मैं वाई को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वाई को पॉजिटिव लेके सॉल्व करूंगा, तो वापस वही चीज एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो मैं ये चीज लिख लेता हूँ। अब मैं इसको वाई को पॉजिटिव लेके सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव के साथ खोलूंगा। ठीक है, तो मैं अब इसमें ऐसे करूंगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव के साथ खोलूंगा। ठीक है, और मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मैंने एक चीज चेंज नहीं की थी, मैंने बताया था आपको कि मैंने जब y पॉजिटिव है, जब y नेगेटिव है, तब मैंने x को लिया है y अपॉन 1 + y, और जब y पॉजिटिव है तब मैं x को ले रहा हूँ। यहाँ इस केस में मैं x को ले रहा हूँ y डिवाइड बाय 1 - y। ठीक है, ये बस अपन इसलिए ले रहे हैं ताकि अपने को अपना सॉल्यूशन आसानी से आ जाए, मतलब ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि मेरे को कब क्या चीज लेनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, और अपने यहाँ पे पॉजिटिव साइड क्यों खोला? क्योंकि y अपॉन 1 - y है, और मेरा y पॉजिटिव है, तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगी। समझ में आया? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा y, मतलब ये चीज कॉपी, बस कंट्रोल कंट्रोल v डिवाइडेड बाई 1 + y अपॉन 1 - y, हो जाएगा 1 - y + y, 1 - y + y, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 - y, 1 अपॉन 1 - y। ठीक है, तो 1 - y 1 - y कट जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा? एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो वापस अपने पास वही चीज आ गई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। यही चीज तो अपने को चाहिए थी, मतलब समझे अपने ने क्या किया? अपने को ये दोनों चीज चाहिए थी। मैं एक बॉक्स, इसको बॉक्स कर देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू वाई यहाँ पे भी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इस केस में? पहले तो अपन ने एक्स को लिया y अपॉन 1 + y, जब अपन ने लिया y को नेगेटिव, और दूसरे केस में अपन ने लिया x को y अपॉन 1 - y, जब अपन ले रहे हैं y को पॉजिटिव। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं पूरी रेंज कवर कर ले रहा हूँ। देखो, जब -1 से 1 के बीच में मेरा y होगा, तो मेरा y अपॉन 1 + y कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जब मैं y को -1 से 1 के बीच में ले रहा हूँ, तब मेरा x है y अपॉन 1 + y, तो यहाँ पे मैं y को -1 डालूंगा, तो नीचे बन जाएगा 0, मतलब ये चीज जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी में। और जब मैं y को 1 डालूंगा, तब ये चीज जा रही है 1/2, मतलब हाफ से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये चीज मेरी जा रही है हाफ से लेके इन्फिनिटी तक, जब मैं y को ले रहा हूँ -1 से 1 के बीच में। और जब मैं x को ले रहा हूँ y अपॉन 1 - y, और y को वापस यहाँ पे वही, यहाँ पे y को वही ले रहा हूँ, यहाँ पे भी y जा रहा है मेरा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? जब मैं y को -1 डालूंगा, तब ये हो जाएगा -1/2, मतलब ये जा रहा है हाफ से लेके, और जब मैं y को 1 डालूंगा, तब ये जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? जब मैं y को 1 डालूंगा, तब ये जा रहा है -1 से लेके 1/0, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब ये चीज जा रही है -इन्फिनिटी से लेके, मतलब मेरी बात समझो, जैसे कि मैं y को डाल रहा हूँ -1, तो -1 डालने पे क्या हो रहा है? -1 डालने पे हो रहा है -1/2, मतलब ये जा रही है -हाफ से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली पूरी डोमेन कवर कर ले रहा हूँ। मेरी पूरी डोमेन कवर हो रही है, तो मैं पूरी डोमेन से अपनी रेंज निकाल रहा हूँ। जब मैं पूरी डोमेन से अपनी रेंज निकाल रहा हूँ, तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि मेरा एफ एक्स और वाई बराबर आ रहा है, और जो मेरी वाई है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। हेंस इसका मतलब हुआ कि अपनी रेंज और डोमेन बराबर आ रही है, इसका मतलब फंक्शन एफ जो है वो ऑन टू भी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो चीज यहाँ पे लिखता हूँ कि वाई, इस केस में जो अपना एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इस केस में अपना एक्स जा रहा है -∞ टू हाफ। ठीक है, हाफ कब जाएगा? जब मैं वाई को 1 ले लूंगा। ठीक है, और इस केस में अपना एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इस केस में अपना एक्स जा रहा है, जब मैं वाई को -1 लूंगा, तो अपना एक्स जाएगा -हाफ से लेके, इस केस में अपना एक्स जा रहा है -हाफ से लेके कहाँ तक जा रहा है? सॉरी, -1 से लेके, अरे यार क्या हो रहा है, -1 से लेके यहाँ तक जा रहा है, जब मैं वाई को डालूंगा 1, तभी जा रहा है 0 इन्फिनिटी तक, तो -1 टू इन्फिनिटी। समझ में आया ना मैंने ये दो चीज क्यों ली है?
ये दो चीज मैंने इससे ली है जिससे कि मेरी एक तो पूरी डोमेन कवर हो जाएगी। मैंने पूरी डोमेन कवर कर ली और पूरी डोमेन कवर करके मैंने दिखा दिया कि दोनों केस से मेरा एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू आ रहा है। हेंस द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। हेंस द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो आज ट्रिकी क्वेश्चन था। एक बार वापस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है मुझे, इसमें मुझे बोला है कि सो दैट द फंक्शन एफ गोइंग फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव अपन वन वन को ही बोलते हैं, तो अपने को दिखाने की अपना फंक्शन जो है वो वन वन है। वापस वही सॉल्व करेंगे, अपन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अपन ऊपर सॉल्व किया था, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, सॉरी। ठीक है, अपन ये लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है अपने यहाँ एक्स क्यूब, तो मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, अभी जब अपन को सॉल्व करेंगे तो अपने यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई एक केस में, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर टू प्लस एक्स वाई प्लस वाई पावर टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अपने को पता है कि अपना ये स्क्वायर है, वाई भी स्क्वायर है, और अपने को अपन ने लिया है एक्स वाई, अपने को दिया हुआ है कि जो अपना फंक्शन हो जा रहा है आर टू आर। ठीक है, तो अपने को ये चीज को जीरो प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली क्या तो ये चीज जीरो होगी, या तो ये चीज जीरो होगी। अगर एक्स माइनस वाई जीरो है, अगर मेरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से अपन आसानी से देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस सब में साफ साफ दिख रहा है कि अपना एक्स और वाई बराबर है, मतलब फंक्शन इंजेक्टिव है। पहले चीज तो अपन ने यहाँ से ये देखी। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा एक्स और वाई बराबर नहीं है, इन केस मेरा एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो मेरा एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा एक्स माइनस वाई बराबर नहीं है तो ये चीज मेरी जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे को अगर इस चीज को जीरो करना है तो मेरे को इन दोनों में से एक चीज को जीरो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को भी जीरो होना पड़ेगा अगर एक्स माइनस वाई जीरो नहीं है तो। लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ये चीज जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और मेरा एक्स वाई जो है वो एक ही केस में नेगेटिव हो सकता है, कि अगर मैं एक्स को नेगेटिव लूँ और वाई को पॉजिटिव लूँ। ठीक है, तो अपन क्या करें इसमें दिखाने के लिए कि चीज जीरो नहीं हो सकती, मेरे को ये दिखाना पड़ेगा, चलो मैं दिखाता हूँ। तो अपने को एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज होती है हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होती है। क्यों, क्योंकि ये चीज लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वो कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन होगा माइनस टू एक्स वाई से। ठीक है, तो हमेशा माइनस टू एक्स वाई से ग्रेटर होगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा माइनस टू एक्स वाई से बड़ा होगा। इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स वाई, मतलब ये चीज हमेशा माइनस एक्स वाई से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, और अपने को एक चीज और पता है कि अगर अपने को माइनस एक्स वाई को जीरो करना है, माइनस एक्स वाई से हमेशा बड़ी होगी, और जो अपना माइनस एक्स वाई है वो चीज को मतलब अगर ये चीज हमें हमेशा हमारी माइनस एक्स वाई से बड़ी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और अपन ने बोला था शुरुआत में कि अगर इस चीज को जीरो होना है तो अपने को एक्स और वाई को अपोजिट साइड का लेना पड़ेगा, मतलब अपने को यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मेरे को यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा एक्स
मल्टीप्लाइड बाय वाई शुड बी नेगेटिव, ठीक है, शुड बी नेगेटिव। तो अगर मेरा एक्स वाई लेस देन जीरो है और ये चीज हमेशा जीरो से बड़ी है, इसका मतलब ये चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ये चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये चीज हमेशा जीरो से बड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्स वाई हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मेरा एक्स वाई नेगेटिव है तो मेरा माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इन दिस थिंग, इज ऑलवेज ग्रेटर इन दिस थिंग, मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा ही है, तो मतलब ये चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकती। हेंस फॉर एवरी एक्स इक्वल टू वाई वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, so the function is inject। ठीक है, समझ में आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन था, वही चीज अपने प्रूफ करनी थी कि एफ और एफ बराबर है। ठीक है, तो हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि गिवन नॉन एम्प्टी सेट x कंसीडर px which is the set of all subsets of x, define the relation R in px as follows: for subsets a b in px, a relation b if and only if a is a subset of b, and if R is an equivalence relation of px, justify your answer। ठीक है, चलो करते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है वही अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अपने सबसे पहले क्या है, अपने को दिया हुआ है कि फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स, ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिलेशन एक तरफ से होल्ड करता है तो दूसरी तरफ से भी होल्ड करना चाहिए। मतलब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए आर बी, एंड सिमिलरली इफ ए आर बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। मतलब अगर वन इम्प्लाइज टू देन टू ऑल्सो इम्प्लाइज वन। मतलब ये बोथ साइड होल्ड करना चाहिए, तभी अपन उस क्वेश्चन को इफ एंड तभी अपन उस कंडीशन को इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को पता है कि कोई भी सेट होता है वो अपना खुद का सबसेट होता है। मतलब अब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट of itself, so a a r a, क्योंकि मैं दो वही वाला, अब क्योंकि मैं सेम सेट ले रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर सेट अपना खुद सबसे सकता है, इसलिए मैं ए आर ए लूंगा। तो ए आर ए ऑलवेज बिलोंग्स टू पी एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पी एक्स। बिलोंगिंग टू कैसे बनाऊं? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि क्योंकि अपन देख सकते हैं कि ये चीज हम हर सिंगल ए के लिए ट्रू है कि ए आर ए इज बिलोंगिंग टू, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू पी एक्स ए आर ए बिलोंग्स टू दिस सेट। हेंस द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। अपने को पता है रिफ्लेक्सिव होता है कि जब सेम सबसेट उस जो अपने कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करता है तो अपना फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता है। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है कि अपना फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने आपको? उसके बाद अपने को करना है कि ए सबसेट ऑफ बी अपने को दिया हुआ है, तो अपने को ए आर बी प्रूफ करना है। तो अपने को अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक चीज देखो, अगर अपने को दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज ऑल्सो अ सबसेट, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं ले लूँ, मैं ए को कुछ भी ले लूँ। Let me take A to be equal to 6 7। ठीक है, और मैं लेता हूँ B को 6 7 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि A तो B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपना B है उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है 0, इसका मतलब वो A का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? A इज सबसेट ऑफ B लेकिन B इज नॉट सबसेट ऑफ A। व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस टेल्स अस दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से होल्ड नहीं कर रहा है। अपने को पता है अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो दोनों तरफ से होल्ड करना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ से होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी आ रहा है लेकिन बी सबसेट ऑफ ए नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन दोनों तरफ से होल्ड नहीं कर रहा है, हेंस द फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने से क्या बोला है? अपने से बोला है कि
अपने से बोला है कि मतलब अपने को बताना है कि फंक्शन इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो अपने क्या चेक कर लिया, अपने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, अपने सिमेट्रिक चेक कर लिया, अपने को ट्रांजिटिव वो चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अपन लेते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट, सॉरी गाइस, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड। ए इज अ A is a subset of B. A is a subset of B, and B is a subset of C. This automatically implies what? क्योंकि A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो अपना A है वो C का सबसेट हो गया। इसका मतलब जो अपना A है वो C का सबसेट हो गया। ठीक है, मतलब जो अपना ए है वो सी का सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में है ही, और जो एलिमेंट्स बी में है वो सी में है ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिमेंट्स ए में होंगे वो सी में होंगे ही होंगे। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ सी। दिस टेल्स अस दैट आवर फंक्शन आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन अपन ने देखा कि अपना फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन अपना फंक्शन सिमेट्रिक नहीं आ रहा है। हेंस दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट रिलेशन। हेंस this hence R is not an equivalence relation। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस होल्ड करने के लिए अपने पास तीन कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। फंक्शन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन अपना फंक्शन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो आ रहा है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं आ रहा है। हेंस आवर फंक्शन इज नॉट एन इक्विवेलेंस। ये चीज अपने को प्रूव करनी चाहिए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ में। फोर्थ में क्या बोला है, अपने को नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस बताने हैं फ्रॉम सेट 1 2 3 एन से लेके टू इटसेल्फ। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब इसी सेट से इसी सेट से इसी सेट तक जाना है। लेकिन अपने को फंक्शंस को ऑन टू भी करना है, ऑन टू भी करना है इन द सेंस, अपने को ऑन टू करना है इन द सेंस रेंज और कोडोमेन को बराबर करना है। तो अपन कर सकते हैं, इसमें अपने को नंबर ऑफ फंक्शंस ढूंढने हैं, तो इसमें अपने को फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा। तो अपन इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपने को चाहिए कि ये सेट 1 2 3 एन का जो है इसी में जाए और अपना फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाए। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हाँ, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि अपने को पता है कि अपने को ये जाना है कि अपना ये सेट, मान लो ये सेट ए है, तो अपने को ए से ए में जाना है। एंड इस फैक्ट को ध्यान रखना है कि अपना फंक्शन जो है वो ऑन टू ही रहे। तो अपन कैसे जा सकते हैं, अपन के सेट में वन दिया हुआ है, तो अपना वन जो है वो एन चीजों से मैप हो सकता है। वन से मैप हो सकता है, टू से मैप हो सकता है, थ्री से मैप हो सकता है, फोर से मैप हो सकता है, लेकिन से एन एन तक मैप हो सकता है। वैसे अपना टू जो है वो एन माइनस वन थिंग से मैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपना वन तो मैप हो गया, लेकिन अपना अभी तक टू मैप नहीं हुआ है, तो अपने को टू को भी मैप करना है। तो अपना टू मैप हो सकता है एन माइनस वन तरीके से, अपना थ्री मैप हो सकता है एन माइनस टू तरीकों से, फोर मैप हो सकता है एन माइनस थ्री तरीकों से। ऐसे करके अपने को पूरे को अपने को ऐसे मैप करना है कि सारे मैप भी हो जाएं और कोई बचे भी ना, मतलब सारे एलिमेंट्स मैप भी हो जाए और अपनी जो रेंज है और कोडोमेन वो बराबर भी हो जाए। तो अगर वन किसी से मैप हो रहा है तो टू उससे मैप ना हो, बाकी किसी भी एन माइनस वन एलिमेंट से मैप हो जाए। तो वन कैन बी मैप्ड विद एन एलिमेंट्स, टू कैन बी मैप्ड विद एन माइनस वन एलिमेंट्स, थ्री कैन बी मैप्ड विद एन माइनस टू एलिमेंट्स, ऐसे करके एन कैन बी मैप्ड विद ओनली वन एलिमेंट। इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स मैप भी हो जाएंगे और कोई एलिमेंट बचेगा भी नहीं कोडोमेन में। इसका मतलब हम इसको कितने तरीके से, इसका मतलब हम इसको कितने तरीके से मैप कर सकते हैं। इसका मतलब टू डू to do which mapping, onto mapping, we require that range should be equal to codomain। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मेरा जो वन है, वन कैन बी मैप्ड विथ, वन कैन बी मैप्ड विथ वन और टू और थ्री और फोर और डैश 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 अप टू एन। मतलब मैं कितने तरीकों से इसको मैप कर सकता हूँ, मतलब इन एन वेज। ठीक है, फिर मैं टू तरीकों से मैप कर सकता हूँ। सिमिलरली टू कैन बी मैप्ड इन, सिमिलरली टू कैन बी मैप्ड इन एन माइनस वन वेज। क्यों एन माइनस वन क्यों हो गया, एक कहाँ चला गया, एक कहाँ चला गया कि अपन ने वन को मैप कर दिया है।
तो अगर अपने को तो अगर अपने को चाहिए कि अपनी मैपिंग 1 to 1 हो, 1 to 1 हो, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अपने को सारे सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं। तो अगर एक एलिमेंट में 2 बार मैपिंग हो जाएगी तो उसमें सारे एलिमेंट्स कवर नहीं होंगे। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि सारे एलिमेंट्स मैप हो। इसके लिए अपने को एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट अपन हटा रहे हैं जिससे 1 मैप हो चुका है, ठीक है। वैसे ही 3 कैन बी मैप्ड इन n-2 ways। 3 कैन बी मैप्ड इन n-2 ways, ठीक है। ऐसे करते करते ऐसे करते करते n कैन बी मैप्ड इन 1 way ओनली। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मैप हो चुके हैं। जब सिर्फ आखिरी में एक ही बचेगा तो n कैन बी मैप्ड इन 1 में ओनली। तो अपने पास अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा, अपने पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले वाले को कितने तरीके से मैप कर सकते हैं? n मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले को कितने तरीके से मैप कर सकते हैं? n-1 मल्टीप्लाइड बाय तीसरे वाले को कितने तरीके से मैप कर सकते हैं? n-2 मल्टीप्लाइड बाय डैश 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 लास्ट वाले को कितने तरीके से मैप कर सकते हैं? एक तरीके से। इसका मतलब ये क्या होगा? दिस थिंग इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, समझ में आया ना? फैक्टोरियल क्या होता है पता है ना? फैक्टोरियल होता है, मान लो अपन को n का फैक्टोरियल लिखना था, n का फैक्टोरियल हो गया n से लेके n के पहले तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 1 से स्टार्ट करते हुए, उन सबका मल्टीपल, उसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। तो अपन n-1 n-2 अप टू 1 को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला अपने को? क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला है, अपने को एक सेट दिया है a और अपने को एक सेट दिया है b, ठीक है। एक मिनट में इस पानी। हाँ, तो अपने को एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, और अपने को बोला है कि अपना जो एफ और जी दो फंक्शन है वो जा रहे हैं ए टू बी, और जी जा रहा है एफ और जी दो फंक्शन वो जा रहे हैं ए टू बी। और एफ एक्स अपन ने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स अपन ने डिफाइन किया है 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस हाफ माइनस 1। अपने को बताना है आर एफ एन जी इक्वल, क्या एफ और जी बराबर अपने को बताना है। उसके बाद अपने से क्या पूछा है? जस्टिफाई और आंसर। अपने को जस्टिफाई भी करने को, आंसर जस्टिफाई करने को बोला। अपने को हिंट दी हुई है कि 1 में नोट दैट द फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। मतलब अगर सारे ए बिलोंगिंग टू ए के लिए एफ और ए, एफ ऑफ ए जी और जी ऑफ ए बराबर होंगे तभी दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन होते हैं। इक्वल दो फंक्शन को इक्वल कब कहते हैं वो इन्होंने हिंट में बताया है। कब कहते हैं? कि हर एक ए की वैल्यू के लिए जो इनकी डोमेन में है, हर एक ए की वैल्यू के लिए अगर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए बराबर आता है तभी हम उसको इक्वल फंक्शन कह सकते हैं, और हम इसको इक्वल फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन कैसे सॉल्व करें? अपन सीधे सीधे वैल्यूज निकाल सकते हैं ना इसमें तो, क्योंकि अपने को डोमेन में 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो अपन एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। वैसे ही अपन जी ऑफ -1 जी ऑफ 0 जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 निकाल लेते हैं। फिर अपन देख लेते हैं एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 बराबर है कि नहीं, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ जी ऑफ 0 बराबर है कि नहीं, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 बराबर है कि नहीं, एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 बराबर है कि नहीं। अगर ये चारों बराबर आते हैं इसका मतलब फंक्शन इक्वल है, वरना फंक्शन अनइक्वल है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है। तो अपन पहले निकालते हैं एफ ऑफ -1, मतलब जो अपनी डोमेन में एलिमेंट्स अपन उसी का निकालेंगे। तो अपना एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 टाइम्स माइनस ऑफ -1। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस -1 मतलब ये हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही वैसे ही g ऑफ -1 क्या हो जाएगा? g ऑफ -1 हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ -1 माइनस हाफ। तो हो जाएगा -3/2, 2 टाइम्स मॉड ऑफ -3/2 -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ मैं इसको इसलिए लिख देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा -3/2 का मॉड हो जाएगा 3/2, तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा कितना? 3, 3 -1 2। तो यहाँ से अपना क्या आ रहा है? यहाँ से अपना आ रहा है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू जी ऑफ -1, ठीक है। सिमिलरली मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने किया हुआ है, तो मैं वैसे बता देता हूँ कि सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ -1 जी ऑफ -1 बराबर है
वैसे ही अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपना f0 और g0 बराबर आएगा, f1 g1 भी बराबर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, f1 g1 भी बराबर आएगा और f2 और g2 भी बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हर f और g बराबर है फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू डोमेन। सारे सब डोमेन के लिए अपना f और g बराबर आ रहा है, हेंस f एंड g बोथ फंक्शंस आर इक्वल। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पूरा क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, अपने को एक दिया हुआ है A1 2 3 सेट दिया हुआ है, अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। अपने को सेट दिया हुआ है ए का जो है 1 2 3, और अपने को स्मॉलेस्ट रिलेशन दिया हुआ है 1 2 एंड 1 3 का, जो सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अपने को ऐसा रिलेशन निकालना है, तो अपन करते हैं। अपने को बोला है कि वो सिमेट्रिक होना, अपने को बोला है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है कि ए ए भी है सेट में, बी सी है सेट में, तो ए सी भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होता है अपना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले एक सेट बनाते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। स्मॉल सेट बनाते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, और इस सेट में करना चाहिए 1 2 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। ठीक है, अपन बनाते हैं। तो अपन स्मॉलेस्ट बनाते हैं एक ऐसा जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो उसमें 1 2 होना चाहिए, तो अपन ने 1 2 ले लिया। अब क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो 1 2 हो तो 2 1 भी होगा। ठीक है, और 1 3 भी होना चाहिए उसमें, और क्योंकि सिमेट्रिक है तो 1 3 तो 3 1 भी होगा। ठीक है, और हमने को पता है कि ये चीज रिफ्लेक्सिव भी है तो 1 1 भी होना पड़ेगा उस सेट में, 2 2 भी होना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब वही होता है कि हर एलिमेंट एक दूसरे की मैपिंग में हो। 3 3 भी होगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है कि ये अपना स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1। बस ये अपना स्मॉलेस्ट सेट होगा जो कि होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 है सेट में, 2 1 है सेट में, 1 1 है। ठीक है, 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है, क्योंकि इसमें 2 1 भी है, 1 3 भी है, क्योंकि 2 की मैपिंग 1 से हो रही है, 1 की मैपिंग 3 से हो रही है, तो 2 की मैपिंग 3 से होना चाहिए, तो 2 3 भी इसमें होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो अपन ने एक स्मॉलेस्ट रिलेशन लिख लिया जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अभी अभी अपन क्या करें, अपन को इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो अपन ट्रांजिटिव कैसे बना सकते हैं। ट्रांजिटिव बनाने के लिए अपने को इसमें 2 3 ऐड करना पड़ेगा एक तो, और एक 3 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन 3 1 जा रहे हैं, 1 2 जा रहे हैं, तो 3 2 भी जाएंगे तभी फंक्शन ट्रांजिटिव होगा। तो अपने को दो चीज ऐड करनी पड़ेगी, 3 2 एंड 2 3, जिससे कि फंक्शन ट्रांजिटिव हो जाए। हेंस नंबर ऑफ डिजायर्ड रिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ डिजायर्ड रिलेशंस जिसमें कि 1 2 और 1 3 हो और फंक्शन ट्रांजिटिव ना हो, इज जस्ट वन विच इज दिस वन। उसके अलावा कोई रिलेशन हो नहीं सकता जिससे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। क्योंकि अगर अपने को रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में से कुछ बनाना है इसको, तो अपने को इसमें 2 3 को ऐड करना पड़ेगा और 3 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज, एक मिनट में चेक कर लो, गलती तो नहीं कर रहा। 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अपन और क्या कर सकते हैं, एक तो अपना ये रिलेशन हो गया। उसके बाद अपन एक चीज और कर सकते हैं कि अपन, हाँ एक चीज तो अपना ये हो गया, एक चीज अपनी और हो जाएगी कि अपन इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि अपन यही फंक्शन, अपन यही रिलेशन ले सकते हैं, कंट्रोल सी से अपन यही वाला रिलेशन ले सकते हैं, और इसमें अपन एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं जो कि 2 3। इससे क्या होगा कि अपना 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 3 पे, 2 3 जा रहा है, तो यहाँ से एक ट्रांजिटिवनेस आ गई। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 1 1 भी है इसमें, मतलब वो भी ट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अपना 3 जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है 2 पे, तो ये 3 2 भी होना चाहिए था इसमें। लेकिन इसमें 3 2 नहीं है, इसका मतलब अपना ये वाला फंक्शन भी इस चीज को सेटिस्फाई करता है कि अवर फंक्शन इज सिमेट्रिक एंड
क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। अच्छा अच्छा, हम 2,3 को भी नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि अगर हम 2,3 को लेंगे तो अपने को 3,2 को भी लेना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर हमने 3,2 को ले लिया तो ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन अपने को ट्रांजिटिव चाहिए नहीं, इसका मतलब हमारा ये चीज भी नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशंस 1 ही है, हेंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशंस इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि अपन ये तो अपन ने सबसे स्मॉलेस्ट सेट बना लिया जिससे कि अपना फंक्शन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर इसमें अपन कोई भी और एलिमेंट ऐड करेंगे जो 1, 2 और 3 में तो होना चाहिए, क्योंकि अपने को A 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो अपन 1, 2, 3 कैसे बना सकते हैं? तो अपने पास दो एलिमेंट्स बचते हैं, एक बचता है 2,3, एक बचता है 3,2। लेकिन अगर अपन 2,3 को ऐड करेंगे तो अपने को 3,2 को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी अपना फंक्शन सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर अपन ने दोनों को ऐड कर दिया तो अपना फंक्शन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन अपने को ट्रांजिटिव चाहिए नहीं। इसका मतलब एक यही फंक्शन है जिसको अपन बोल सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएंगे कितने? 1। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवंथ में क्या बोला है अपने को? ए दिया हुआ 1,2 से अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूशंस बताने हैं जो कि 1,2 को कंटेन करते हुए हों। तो यही क्वेश्चन है, बस अपने को क्या करना है, अपने जो ये सेट लिया है, इसको अपने को इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोल सी करते हैं। अपने को क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट बनाने के लिए पहले तो इसको ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव बनाने के लिए अभी मैंने ऊपर बताया कि अपने को इसमें दो एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, कौन कौन से? 2,3 और 3,2। तो मैं इसमें दो एलिमेंट ऐड करता हूँ, 2,3 और 3,2। ठीक है, मैंने ये दो एलिमेंट्स ऐड कर दिए, क्या हो गया? इससे ये फंक्शन हो गया इक्विवेलेंट। लेकिन अपने को क्या बोला है, अपने को इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अपने को सिर्फ अपने को चाहिए, अपने को इतना बड़ा सेट नहीं चाहिए, लेकिन तो भी चलेगा, मतलब ये सेट तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि इसमें 1,2 है। लेकिन अपन ऐसा भी सेट ले सकते हैं जिसमें सिर्फ 1,2 हो और 3 एलिमेंट ही ना हो, तभी वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, क्योंकि अपने को कंटेनिंग 1,2 चाहिए। तो अपन एक सेट और बनाते हैं जिसमें अपन 1,2 को लेते हैं। 1,2 को लेंगे तो 2,1 को लेना पड़ेगा ताकि वो फंक्शन सिमेट्रिक हो। और ऑब्वियस सी बात है, 1,1 और 1,2 को भी लेना पड़ेगा ताकि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो। 1,1 और 1,2 को भी लेना पड़ेगा, 1,1 और 2,2, सॉरी। ठीक है, और 1, 2 में जा रहा है, 2, 1 में जा रहा है, तो 1, 1 में जा रहा है, तो मतलब फंक्शन ट्रांजिटिव भी है। 2, 1 में जा रहा है, 1, 2 में जा रहा है, तो 2,2 भी होना चाहिए, तो वो भी है, मतलब फंक्शन ट्रांजिटिव है। और 1, 1 में जा रहा है, 1, 2 में जा रहा है, तो 1, 2 भी होना चाहिए, वो भी है, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव भी है ये फंक्शन, सिमेट्रिक भी है हमारी फंक्शन, ट्रांजिटिव भी है फंक्शन। मतलब ये भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन का अपने पास आंसर क्या हो गया? कि नंबर ऑफ सच रिलेशंस इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना किया कि मैंने इक्विवेलेंट रिलेशन बना लिया। इक्विवेलेंस कैसे बनाते हैं? अपने को पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इक्विवेलेंस तब है जब उसमें तीन चीज सेटिस्फाई करे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, और वो सिमेट्रिक भी हो। कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसमें जो उसका एलिमेंट है वो अपने आप से मैप दो, मतलब 1 शुड बी मैप विथ 1, 2 शुड बी मैप विथ 2 एंड 3 शुड बी मैप विथ 3। तो अपने को ये तीन चीज तो लेनी पड़ेगी, तभी अपना फंक्शन जो होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है कोई फंक्शन? जब अगर उस फंक्शन में 1,2 हो तो उसमें 2,1 भी होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए फंक्शन। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए। तो जब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तब अपन बोलते हैं कि अपना फंक्शन सिमेट्रिक है। और लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है? कि अगर मान लो 1, 2 से मैप हो रहा है और 2, 3 से मैप हो रहा है, तो 1, 3 से भी मैप होना चाहिए, मतलब एंड एलिमेंट्स आपस में मैप होने चाहिए। मतलब 1 मैपिंग टू 2, 2 मैपिंग टू 3, 2 को हटा दो, 1 शुड बी मैप विद 3। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब अपना फंक्शन ट्रांजिटिव भी है। और जब ये तीनों चीज होल्ड करते हैं तब अपना फंक्शन इक्विवेलेंट होता है। तो अपन से सिक्स वाले क्वेश्चन में पूछा था कि अपने को ऐसा फंक्शन बताना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। मैंने क्या किया, अपने को अपन ने ऐसा फंक्शन अपन ने ऐसा छोटे से छोटा फंक्शन बनाया जिसमें 1,2 और 1,3 है। वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। वो मैंने कैसे किया? मैंने 2,3 और 3,2 को हटा दिया क्योंकि वो अपने को यहाँ पे दिया नहीं था, अपन ने वो लिया नहीं। लेकिन अगर मैं 2,3 लेता
और 3,2 नहीं लेता तो वो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अपने को दोनों लेना पड़ेंगे तभी अपना फंक्शन सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास ऐसा एक ही रिलेशन था जिसमें कि अपने पास ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही थी कि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या किया, अपने को सिर्फ 1,2 चाहिए था, तो अपन ने ये वाला तो लिया ही लिया। और अपने को उसको इक्विवेलेंट बनाना था, तो मैंने 2,3 और 3,2 को भी ऐड कर दिया, जैसे कि वो फंक्शन इक्विवेलेंस हो जाए। और दूसरी जिसमें एक और चीज अपने पास प्लस पॉइंट ये था कि अपने को सिर्फ 1,2 से भी अपन बना सकते थे, तो मैंने एक वाले केस में 3 को हटा दिया। और फिर मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिए जिससे कि ये फंक्शन इक्विवेलेंस बन जाए, मतलब 1,2 है तो 2,1 भी है, 1,1 है 2,2 भी है, मतलब इन दोनों से प्रूव होता है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों से ये प्रूफ होता है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है। और 1,2 से मैप हो रहा है, 2,1 से मैप हो रहा है, तो 1,1 भी होना चाहिए, तो वो है। 2,1 से मैप हो रहा है, 1,2 से मैप हो रहा है, तो 2,2 से भी मैप होना चाहिए, वो भी है। इसका मतलब ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये वाला से भी इक्विवेलेंस है, ये वाला से भी इक्विवेलेंस है। इसका मतलब इसमें कितने रिलेशन आ जाएंगे अपने पास, दो, और इसमें कितने आए थे, 1। समझ में आया? तो इस चैप्टर में बेसिकली तो कुछ नहीं है, बस अपने को इतना ही पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, 1,1 मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग क्या होती है, और मैनी वन मैपिंग क्या होती है, इनटू फंक्शन क्या होता है। अगर अपने को ये बेसिक नॉलेज है तो अपन ये वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, कभी कभी अपने को फंक्शन सोचने पड़ते हैं, तो वो अपने को करना पड़ेगा। बाकी ये फंक्शन, बाकी चैप्टर आसान है, फंक्शन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कैलकुलस का बेसिक है। तो अगर अपनी होल्ड इस पे अच्छी बन जाएगी तो अपने को कैलकुलस आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।